नमस्कार साथियों बीएससी थर्ड ईयर में हम पढ़ रहे हैं HSAB हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस सिद्धांत और इसका आज ये दूसरा लेक्चर है। इससे पहले हम एक लेक्चर पढ़ चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और सारे वीडियो सिस्टमेटिक आप देख सकते हो। तो आज का जो क्वेश्चन है, अम्ल तथा क्षारकों की कठोरता व मृदुता के सैद्धांतिक आधारों की विवेचना कीजिए। तो इस सिद्धांत के अनुसार कठोर परस्पर क्रिया आयनिक बंध निर्भर करती है। कठोर का मतलब क्या है? कठोर अम्ल कठोर क्षारक परस्पर क्रिया करेंगे तो जो उनके बीच में जो बंध होगा वो बंध कौन सा होगा? आयनिक बंध होगा। और मृदु की क्रिया से क्या कौन सा बंध बनेगा? सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। छोटे आकार तथा उच्च आवेश युक्त धातु आयन कठोर क्षारकों के साथ आयनिक बंध बनाते हैं। बड़े आकार तथा निम्न आवेश युक्त धातु आयन जिनके ऊपर आवेश कम हो, आवेश युक्त धातु आयन मृदु क्षारकों के साथ सहसंयोजक बंध बनाते हैं। ये तो बात हो गई है ना। अब बात करें कि सन 1967 में माइसोनो ने तथा सहयोगियों ने कठोरता तथा मृदुता के में संबंध निरूपित करने के लिए एक समीकरण दी। P के बराबर माइनस लॉग के बराबर AX प्लस BY प्लस C। अब देखो K क्या है? अम्ल क्षारक उत्पाद का वियोजन स्थिरांक है। XY क्या है? धातु आयनों XY धातु आयनों के नियतांक हैं। मतलब यहाँ पर XY क्या है? धातु आयन के लिए बात कर रहे हैं। AB लिगेंडो के नियतांक हैं और C बराबर P के मान को इसको समायोजित करने के लिए लिगेंड नियतांक है। अब देखो कठोर अम्लों के लिए y का मान 2.8 से कम। कठोर अम्लों के लिए y का मान क्या होगा? 2.8 से कम। यदि 2.8 से कम है y का मान तो उसको आप मान लोगे, क्या मान लोगे? कठोर अम्ल। कठोर अम्लों के लिए y का मान 2.8 से कम तथा मृदु अम्लों के लिए 3.2 से अधिक होता है। अब बात करें कि भैया इनके बीच में 2.8 और 3.2 के बीच में क्या है, तो उसके बीच में आ जाएंगे सीमा रेखा अम्लों के मान। तो एक तरह से वो वैल्यू निकाल दी कि उस वैल्यू के आधार पर जो y का मान देखेंगे, जो नियतांक का मान देखेंगे, उसके आधार पर हम बता सकते हैं कि ये जो है भैया ये कठोर अम्ल हैं, ओके, या मृदु अम्ल हैं। इस बात की गारंटी दे सकते हैं। लिगेंडो के लिए किसकी बात करेंगे? B की, ओके। इसमें y के लिए तो किसकी बात कर रहे हैं अपन? y के लिए बात कर रहे हैं धातु आयनों के लिए। और जब B की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? ये BY लिखा है ना, B की बात तो लिगेंड के लिए। तो लिगेंड के लिए B के मान में वृद्धि, मतलब क्षारक की बात कर रहे हैं अपन, है ना। लिगेंडो के लिए B के मान में वृद्धि होने पर मृदुता में वृद्धि होती जाती है। अब देखो लिगेंडो के लिए दे रखा है, देखो क्षारक के लिए लिगेंड क्या है? क्षारक के रूप में काम करते हैं। तो यहाँ पर OH माइनस का 0.40, 1.08, 2.49, 5.5, 7.17। तो जैसे जैसे वैल्यू बढ़ रही है, B का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या दिया हुआ है? मृदुता बढ़ रही है। और जैसे जैसे B का मान कम हो रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है? कठोरता बढ़ रही है। बस ये इतनी सी तो बात है। X धातु आयनों की वैद्युत ऋणात्मकता से संबंधित नियतांक है। यह अम्लों की प्रबलता भी दर्शाता है। इससे धातु आयनों का इलेक्ट्रॉन युग्म के प्रति आकर्षण भी प्रदर्शित होता है। इस प्रकार A क्षारकों की प्रबलता का सूचक है। A क्या है? क्षारकों की प्रबलता का सूचक है। तो यहाँ पर AX प्लस BY लिखा हुआ है प्लस C। तो ये सभी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी कि A का क्या मतलब है, X का क्या मतलब है, B का क्या मतलब है और Y का क्या मतलब है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सहजीविता, सिम्बायोसिस। सहजीविता से क्या समझते हो? उदाहरण सहित व्याख्या लिखिए या उपयुक्त उदाहरण से सिम्बायोसिस की व्याख्या कीजिए। साथ में जिएंगे साथ में मरेंगे, सहजीविता, है ना। तो ये भी बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब यहाँ पर देखिए क्या दे रखा है, वही घिसी पिटी बातें वही आ रही। कठोर अम्ल कठोर क्षारक के साथ, मृदु अम्ल मृदु क्षारक के साथ, वो की वही चलती रहेगी लास्ट तक बातें। अब यहाँ पर देखो कठोर क्षारक उस केंद्र के प्रति आकर्षण रखते हैं जो पहले से कठोर क्षारक से जुड़ा हुआ है। अब देखो यहाँ पर
ये केंद्र हो गया, ये केंद्र किससे जुड़ा हुआ है, कठोर क्षारकों से जुड़ा हुआ है, और NH3 क्या है, कठोर क्षारक। तो क्या कह रहा है ये कि कठोर क्षारक उस केंद्र के प्रति आकर्षण रखते हैं जो पहले से ही कठोर क्षारकों से जुड़ा हुआ है। बढ़िया बात है। ठीक है, तो नाइट्रोजन बोरान को क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहे हैं। तो कठोर क्षारक उस केंद्र के प्रति अधिक आकर्षण रखते हैं जो पहले ही कठोर क्षारक से जुड़ा है। इसी प्रकार मृदु क्षारक उस केंद्र के प्रति अधिक आकर्षण रखते हैं जो पहले से मृदु क्षारक से जुड़ा हो। क्षारकों की इस प्रकृति को क्या कहते हैं, सहजीविता। अब देखो यहाँ पर देखो बोरान जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन यहाँ पे मृदु क्षारक का काम कर रहा है, H- मृदु क्षारक है, तो इससे जाके और जुड़ जाएगा। तो ये इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन युग्म दे रहा है अपना, क्या बन गया, BH4-। ओके, अब देखो सहजीविता के आधार पर CH3 अणु तथा BF3 व BH3 के साथ निर्मित उत्पाद की संरचना स्पष्ट करना संभव है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये N जो है वो क्या है, कठोर क्षारक परमाणु है। ये फ्लोरीन क्या है, ओके, ये कठोर क्षारक है, तो इस केंद्र से ये जुड़ रहा है। इसी प्रकार ये P क्या है, मृदु क्षारक परमाणु है। ठीक है, और हाइड्रोजन क्या है, H-, मृदु क्षारक H- के साथ बोरान जुड़ा हुआ है, तो इसके प्रति ये आकर्षण रखेगा। तो इसी को तो कहते हैं हम सिम्बायोसिस। ठीक है, नाइट्रोजन कठोर क्षारक परमाणु है, फास्फोरस क्या है, मृदु क्षारक परमाणु। मृदु क्षारक परमाणु किसके प्रति आकर्षित रहेगा, उस केंद्र की तरफ आकर्षित रहेगा जो पहले से मृदु क्षारक से जुड़ा हुआ है। कठोर क्षारक उस केंद्र के प्रति आकर्षित रहेगा जो पहले से कठोर क्षारकों से जुड़ा हुआ है। बढ़िया बात है। तो सहजीविता के आधार पर कठोर क्षारक दाता N उस बोरान से जुड़ेगा जो पहले से कठोर क्षारक से जुड़ा हुआ। इसी प्रकार मृदु क्षारक P उस बोरान के साथ बंध बनाएगा जो पहले से ही मृदु क्षारक से जुड़ा हुआ हो। बढ़िया बात है। अब बहुत बढ़िया डिस्कशन है, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है कि विद्युत ऋणात्मकता एवं कठोरता व मृदुता में क्या संबंध है भैया। विद्युत ऋणात्मकता अबंध प्रक्रिया में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करती है। ओके, विद्युत ऋणात्मकता एवं कठोरता व मृदुता में क्या संबंध है। तो अगर आपने केमिस्ट्री थोड़ी सी अच्छे से पढ़ी है तो आप इमेजिनेशन कीजिए। क्या इमेजिनेशन करना है आपको, ये इमेजिनेशन करना है कि जो पीरियोडिक टेबल होती है उसमें जो विद्युत ऋणात्मकता जो होती है ऊपर से नीचे चलने पर घटती है, बाएं से दाएं चलने पर बढ़ती है। सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व जो है किसको माना गया है, फ्लोरीन को माना गया है। अब अपन विद्युत ऋणात्मकता के आधार पर अपन डिस्कशन करेंगे कि कौन जो है कठोरता मृदुता के बारे में बात करते हैं। तो अम्ल व क्षारकों की कठोरता व मृदुता ज्ञात करने के लिए परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता का उपयोग किया जाता है। कठोर अम्लों तथा कठोर क्षारों की पाउलिंग विद्युत ऋणात्मकता में बहुत अधिक अंतर होता है। अब ये बात करें, जैसे कि मैं बात करूं कि जो पीरियोडिक टेबल है उसमें बाएं से दाएं चलने पर क्या हो रहा है, ऋण विद्युतता बढ़ रही है। तो जो पहले ग्रुप के जो एलिमेंट हैं, पहले ग्रुप के एलिमेंट जैसे क्षार धातु हैं, उनकी विद्युत ऋणात्मकता कम है। और यदि मैं बात करूं कि 17वें ग्रुप हैं, फ्लोरीन क्लोरीन है, इनकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा है, तो इनके बीच में क्या होगा, अंतर ज़्यादा हो जाएगा। विद्युत ऋणात्मकताओं के बीच का अंतर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। और विद्युत ऋणात्मकताओं के बीच का अंतर ज़्यादा होगा तो भाई साहब क्या होगा, कौन से कंपाउंड होंगे, वो आयनिक कंपाउंड होंगे। कौन से होंगे, यदि जितना ज़्यादा विद्युत ऋणात्मकता में अंतर होगा वो उतने ही ज़्यादा कौन क्या होंगे, आयनिक होंगे। ठीक है, देखिए पाउलिंग विद्युत ऋणात्मकता में बहुत अधिक अंतर पाया जाता है। यह अंतर कम से कम 1.8 पाया जाता है। तो कठोर अम्लों की विद्युत ऋणात्मकता का मान 0.7 से 1.6 होते हैं। अब कठोर अम्ल जो स्टार्टिंग में है उनकी विद्युत ऋणात्मकता 0.7 से 1.6 है, तथा कठोर क्षारकों की विद्युत ऋणात्मकता क्या है, 3.44 से 3.98 तक पाई जाती है। बहुत ज़्यादा है भैया, तो ज़्यादा है। अब ये जो है बहुत ज़्यादा है विद्युत ऋणात्मकता, इनकी बहुत विद्युत ऋणात्मकता कम है, इनके बीच में अंतर ज़्यादा है। और अंतर अगर ज़्यादा है तो क्या कहेंगे, है ना, ये जो है इनके बीच में जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, आयनिक कंपाउंड बनेगा। इसके विपरीत मृदु अम्लों, मतलब यहाँ पर अपन ये कंक्लूजन ये निकाल रहे हैं कि कठोर अम्ल और कठोर क्षारकों की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर अधिक होता है और मृदु अम्ल और मृदु क्षारकों की विद्युत ऋणात्मकता में अंतर क्या होता है, कम होता है। देखो इसके विपरीत मृदु अम्लों तथा मृदु क्षारकों की विद्युत ऋणात्मकता में बहुत समानता पाई जाती है। मृदु अम्लों की विद्युत ऋणात्मकता के मान 1.9 से कितना होता है, 2.54 तक होते हैं। मृदु क्षारकों की विद्युत ऋणात्मकता 2.1 से 2.96 से, मतलब इनकी विद्युत ऋणात्मकता में क्या हो गया, कम अंतर हो गया।
यहाँ पाउलिंग स्केल पर अधिकतम विद्युत ऋणात्मकता कितनी पाई जाती है? 3.98 पाई जाती है, लगभग 4 के समथिंग 3.98 पाई जाती है। अब देखो, हम जानते हैं कि अधिक विद्युत ऋणात्मकता में अंतर वाले परमाणु आयनिक बंध बनाते हैं। बढ़िया बात है जो मैंने अभी कही। हम जानते हैं कि अधिक विद्युत ऋणात्मकता में अंतर वाले परमाणु आयनिक बंध बनाते हैं, जबकि लगभग समान विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? सहसंयोजक बंध बनाते हैं। तो विद्युत ऋणात्मकता के आधार पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से आयनिक यौगिक हैं, कौन से सहसंयोजक यौगिक हैं। कैसे? कि अगर उन जो विद्युत ऋणात्मकता में अधिक अंतर वाले यौगिक हैं, ठीक है, उनसे कोई यौगिक बना है तो कौन सा होगा? आयनिक। और कम अंतर से बना है तो सहसंयोजक यौगिक, और उनके बीच में बंध बनेगा वो सहसंयोजक बंध बनेगा। ओके, जबकि लगभग समान विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु आपस में क्रिया कर सहसंयोजक बंध बनाते हैं। इस प्रकार कठोर अम्ल व कठोर क्षारक की क्रिया करने पर आयनिक बंध बनता है। इसका कारण इन दोनों की विद्युत ऋणात्मकताओं में अधिक अंतर है। समझ में आया? इसी प्रकार मृदु अम्ल तथा मृदु क्षारक की क्रिया करने पर सहसंयोजक बंध बनता है। इसका कारण इन दोनों की विद्युत ऋणात्मकता में कम अंतर है। इस प्रकार मृदु अम्ल कठोर क्षारक या कठोर अम्ल मृदु क्षारक के मध्य ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बनेगा। वापस क्या बात कर रहे हैं? जिनमें आयनिक और सहसंयोजक दोनों कैरेक्टर आ जाए तो उसको कौन सा बंध बोलेंगे? उनके बीच में जो बंध बनेगा वो कौन सा? ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बनेगा। मतलब आयनिक और कोवेलेंट दोनों कैरेक्टर आ जाए तो वो किस कंडीशन की बात कर रहे हैं अपन? कि कठोर अम्ल मृदु क्षारक है ना के मध्य ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बनेगा, या मृदु अम्ल कठोर क्षारक या कठोर अम्ल मृदु क्षारक। मतलब कठोर अम्ल कठोर क्षारक के बीच तो आयनिक, मृदु अम्ल मृदु क्षारक के बीच में सहसंयोजक। ओके, समझ रहे हो ना? मृदु अम्ल मृदु क्षारक के बीच में सहसंयोजक, कठोर अम्ल कठोर क्षारक के बीच में आयनिक, और मृदु अम्ल कठोर क्षारक या कठोर अम्ल मृदु क्षारक के बीच में ध्रुवीय सहसंयोजक बंध बनेगा, अर्थात अस्थायी बंध बनेगा। यह बंध टूटकर आयनिक या सहसंयोजक बंध बनाने का प्रयास करेगा। ओके, आयनिक बंध कठोर कठोर व सहसंयोजक बंध मृदु मृदु के मध्य बनता है। अतः साम्य कठोर अम्ल कठोर क्षारक या मृदु अम्ल मृदु क्षारक की ओर अग्रसर होगा। धन्यवाद साथियों। ये जो है वीडियो, इसमें मैंने आपको पूरा जो HACCP थ्योरी पढ़ा दी थी इसके पहले वाले लेक्चर में, और बाकी चीज़ें इसमें पढ़ ली। तो अपने हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। उसके जो क्वेश्चन है आप ढंग से करिएगा, आपको निश्चित ही बेनिफिट मिलेगा। ओके, रेगुलर देखते रहिए वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप पहली बार आए हो तो, और घंटी को भी बजा दीजिएगा ताकि जब भी नया वीडियो बने तो उसको भी आप देख पाओ। ओके, और अपने साथियों को दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ओके, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।